हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। सो सीपीसी का सेकंड लेक्चर। आई एम सॉरी, आई एम लेट, थोड़ा सा वेट, स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम ऑडिबल और विजिबल? हाय वैभव, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। अच्छा, चलिए, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। सीपीसी का सेकंड लेक्चर। आई एम सॉरी, आई एम लेट। चलिए, हेलो सैम, हाउ आर यू, कैसे हो? रुकिए एक सेकेंड, एक हम काम कर लेते हैं और फिर उसके बाद में चलते हैं आगे, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करें एमसीक्यू सेशन। अच्छा, पिछला जो सीपीसी का गया, जो हमने थोड़ा सा सीपीसी का ब्रीफ पढ़ा था और उसके बाद जो हमने क्वेश्चंस किए थे, आई होप आपको वो सारे अंडरस्टैंडिंग होंगे, सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे, सारा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो, काफ़ी टाइम लग गया आज वैसे, तो अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल, अरे आई एम सॉरी, वेट 1 सेकेंड गाइस, ये पेन मुझसे थोड़ा गिर गया। अच्छा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, जब इश्यूज सेटल होने होते हैं उससे पहले या फिर उस समय सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है? अब ये बात कहाँ की गई है? सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना वो प्रोड्यूस करने होते हैं कोर्ट में बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यू, ठीक है? तो चाहे वो कोर्ट में आपने पहले प्रेजेंट भी नहीं किए होंगे वो डॉक्यूमेंट, लेकिन तब भी आपको वो कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है? जिन पे भी पार्टीज रिलाई कर रही होती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दे हैव टू प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट। तो ये बात किस सेक्शन में की गई है, ये मुझे बताइए। किस ऑर्डर, किस ऑर्डर में की गई है? ऑर्डर 4 रूल 13, ऑर्डर 6 रूल 1, ऑर्डर 9 रूल 17 और ऑर्डर 13 रूल 1 में ये बात की गई है। चलिए, मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गुड आफ्टरनून हेयर निधि, हेलो निधि, कैसे हो आप? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू, कहाँ पर? कोर्ट में। तो उस ये बात कहाँ पर की गई है, किस ऑर्डर में की गई है? ऑर्डर 4 रूल 13 6, ऑर्डर 6 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 17 और ऑर्डर 13 रूल 1। चलिए बताइए मुझे क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। हेलो कृतिका, कैसे हो आप? मेघना, हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप मेघना? चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या। सैम का आंसर आ रहा है डी, दैट इज ऑर्डर 13 रूल 1। और कोई बताना चाहता है? लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट्स हमारे बताना चाहते हैं इसका आंसर तो बता सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑर्डर, सैम तो कह रहे हैं ऑर्डर 13 रूल 1, तो मान लीजिए, मान लें क्या बात, सैम की बात मान लें क्या? इसका आंसर कर दें क्या करेक्ट, कि सैम जो बोल रहे हैं वही करेक्ट होगा? हाय अनुषा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। चलिए, आज थोड़ा सा टाइम पर आ गए आप। चलिए, तो जो सैम कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? सैम कह रहे हैं डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन सही होगा। ऑर्डर 13 रूल 1 ही बात करता है कि बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने होते हैं कोर्ट में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा सीपीसी पढ़ा है, रेस जुडिकाटा नहीं पढ़ा तो सीपीसी नहीं पढ़ा, ठीक है?
ये तो मतलब सीपीसी और रेस जुडिकाटा तो बहुत ही स्टार्टिंग में हम इसको कवर कर लेते हैं। जब हम ग्रेजुएशन में थे तो रेस जुडिकाटा को पढ़ाने के लिए ये 1 2 3 लेक्चर्स लगते थे, ठीक है। तो बताइए अब मुझे, प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, नीड नॉट टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, इज फॉर द कोर्ट टू सी ऑफ इट्स ओन, और डी ऑप्शन कह रहे हैं नीदर ए नॉर बी बट ओनली सी। सी ही होगा कि रेस जुडिकाटा की प्ली, व्हाट इज रेस जुडिकाटा, यू गाइस आर गोना टेल मी कि रेस जुडिकाटा क्या होता है, ठीक है। अनुषा कह रही है वाई नो क्लास यस्टरडे। अनुषा ट्यूसडे को हमारी छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, इसलिए क्लास नहीं थी, आई एम सॉरी। और कृतिका का आंसर है डी। कृतिका आप किसका आंसर कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो? सेकंड क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा में क्या करना होता है, ये स्पेसिफिकली रेज्ड करनी होती है, स्पेसिफिकली रेज करनी होती है, नीड नॉट टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड, इज फॉर द कोर्ट, कोर्ट देखेगी कि क्या करना है, या फिर ए भी नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, सिर्फ सी ऑप्शन है। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, क्या होगा, चलिए क्या होगा इसका आंसर? आंसर नहीं आ रहे हैं मेरे पास, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, रेस जुडिकाटा की प्ली में क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली रेज करनी चाहिए कि ज़रूरत ही नहीं है इसको स्पेसिफिकली रेज करने की? फर्स्ट वाले का था ये, हाँ कृतिका मुझे पता लग गया था, आपने ये फर्स्ट का ही आंसर किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वैभव कह रहे हैं मैम ऑप्शन सी, सी ऑप्शन, दैट इज कोर्ट टू सी ऑफ इट्स ओन, कोर्ट देखेगी क्या करना है रेस जुडिकाटा की प्ली का। अच्छा कुलवंत आनंद, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून कुलवंत, कैसे हो आप? सैम का आंसर है डी ऑप्शन। रेस जुडिकाटा की प्ली पता है आप लोगों को क्या होती है? पहले तो मुझे ये बताओ, रेस जुडिकाटा पता है क्या होता है? रेस जुडिकाटा आपको पता है क्या होता है? रेस जुडिकाटा का मतलब अनुषा का आंसर आया है सी, अनुषा भी सी आंसर कर रही है कि कोर्ट देखेगी, जो भी पहले ही डिसाइड हो गया, सूट पहले डिसाइड हो गया सेम पार्टीज का, ठीक है, वही पार्टीज फिर से लेकर आ गई, सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम पार्टीज लेके आ गई, तो वो तो कोर्ट नहीं एंटरटेन करेगी। तो रेस जुडिकाटा तो ये नॉर्मल सेंस में, क्योंकि हम सब लॉ ग्रेजुएट्स हैं, ये हमको पता होगा, इसलिए मैं नॉर्मल एक लाइन में ये चीज बोल रही हूँ। अब प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा को सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। ये आंसर बहुत मतलब मुझे था कि आंसर आप ठीक करोगे, बट ये आंसर गलत है, ठीक है। डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ प्ली इन द बार विच पार्टी मस्ट वेव। सैम आपने ये बात की है, डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा इज अ प्ली इन द बार विच पार्टी मस्ट वेव। वेव का मतलब आप बताओ क्या होता है? अब वही है ना, लॉ में जो वर्ड्स होते हैं बहुत अच्छे से आपको बोलने चाहिए, हमको लिखने चाहिए कि कैसे हमको वर्ड्स यूज करने हैं। अब यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड। जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ लेके गया अपना सूट को, ठीक है, वो तो लेके चला गया, मान लीजिए पीछे भी जो उसने पहले भी सूट किया हुआ था फाइल, ठीक है, वो उसका डिसाइड भी हो गया, ठीक है, सेकंड फिर से सूट वो सेम लेके आया, प्लेंटिफ तो ले आया। अब ये प्ली कि सर ये रेस जुडिकाटा के अंडर आता है, कौन रेज करेगा? डिफेंडेंट रेज करेगा। तो ये प्रोसीडिंग्स में डिफेंडेंट को तो रिटर्न स्टेटमेंट में ही ये प्ली रेज कर देनी चाहिए कि सर ये जो केस लेकर आए हैं प्लेंटिफ साहब हमारे, ये रेस जुडिकाटा के अंदर आता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा गाइज, हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज्ड। इसको स्पेसिफिकली रेज करना होता है, अगर स्पेसिफिकली रेज नहीं किया होता प्रोसीडिंग्स में, हमारी डिफेंडेंट पार्टी जो है वो अगर नहीं लेकर आती इस इशू को, तो क्या होगा, ये राइट वेव ऑफ हो जाएगा, चला जाएगा ये राइट, ठीक है। तो चीजें समझिए, ऐसे ही नहीं होती चीजें, समझिए। रेस जुडिकाटा तो बहुत ही इजी चीज है, रेस जुडिकाटा के बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज। अब यहां पर बताइए कि मुझे रेस जुडिकाटा कहां पर अप्लाई होता है, ठीक है। वैभव का आया है कमेंट आया, मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कॉलिंग टीम को बोल दीजिए मुझे कोई कॉल नहीं आया, मैं रजिस्टर कर चुका हूँ सब्सक्रिप्शन के लिए। अब वैभव आपको मुझे बताया गया था, आपको शायद कॉल किया गया था, आप थे नहीं, आपका फ़ोन लगा नहीं था। चलिए आप एक बार फिर से, आप नंबर अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो आपको फिर से कॉल आ जाएगा। आस्था ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो शिखा मैम, हेलो आस्था, कैसे हो आप? मैम क्वेश्चन को नंबर दे दीजिए ना। चलिए आगे से जो नेक्स्ट हम सेशंस करेंगे उसमें आपको
क्वेश्चन के नंबर भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब मुझे ये जल्दी से आंसर कीजिए, लॉ ग्रेजुएट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं इस टाइम, आज हमारा सेशन अच्छा चल रहा है, तो ये आंसर मैं सबसे एक्सपेक्ट करती हूँ, इसका आंसर सबको आता होगा। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू सूट्स ओनली, सूट पे ही अप्लाई होता है, टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है, टू सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। डी ऑप्शन कहता है कि सूट पे भी अप्लाई होता है और एग्जीक्यूशन पे भी अप्लाई होता है। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए। आस्था कह रही हैं आई लव योर वे ऑफ टीचिंग। थैंक यू आस्था, थैंक यू सो मच। चलिए मुझे इसका आंसर, लाइक कर रहे हो क्या आप? लाइक भी करना है सेशन को, आप देख रहे हो आज 11 लोग हमारे पास आए हैं, साथ में जुड़े हैं, तो आप लाइक तो कर रहे होंगे। अगर अच्छा लगता है सेशन प्लीज लाइक गाइस, और नहीं लगता तो कोई बात नहीं। अनुषा कह रही है सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन, और प्रफुल्ल कह रहे हैं ए ऑप्शन। हेलो प्रफुल्ल कैसे हो? आपने ए ऑप्शन कहा है, लेकिन अनुषा कह रही हैं सूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन भी होगा। और कोई आंसर करना चाहते हैं इसका? चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज। नहीं आज अनुषा ही आंसर कर रही हैं मुझे, अभी प्रफुल्ल का भी आया है। तो देखिए इसका जो आंसर है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है टू सूट्स एज वेल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग की जब एग्जीक्यूशन होती है, एग्जीक्यूशन में भी अप्लाई होता है रेस जुडिकाटा, और सूट पे भी अप्लाई होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी अप्लाई होता है और सूट पे भी अप्लाई होता है, दोनों पे अप्लाई होता है, सूट पे भी और एग्जीक्यूशन पे भी। सैम कह रही है डी बट नॉट श्योर, डी ही होगा इसका सैम, आंसर डी ही होगा। सूट पर भी अप्लाई होता है, एग्जीक्यूशन। आपने जो पहले कमेंट किया था आप वो भी देखिए, आपने लिखा था वेट मुझे देखने दीजिए, डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा, डिक्री ऑफ रेस जुडिकाटा की बात की थी। फिर एग्जीक्यूशन, दीक्षा सेठी हेलो हाय दीक्षा कैसे हो? अंजलि आनंद हेलो, शिखा मैडम जी हेलो, अंजलि कैसे हो आप? आस्था ठाकुर डोंट नो सीपीसी इज वीक मैम। अरे कोई बात नहीं, सीपीसी अगर वीक भी है कोई बात नहीं, सीपीसी थोड़ी है टेक्निकल चीज़ आ जाती है, ऑर्डर्स हैं, सेक्शंस हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम रह जाती है। यस थोड़ा सा डाउट था बस मैम ऑप्शंस डी को लेकर। चलिए कोई बात नहीं, सूट एज वेल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है हमारा रेस जुडिकाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, वैलिडिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी। फॉरेन जजमेंट को चैलेंज कहां पर किया जा सकता है? क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा है, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बताइए कि सिर्फ सिविल कोर्ट में ही होगा। अंडर सेक्शन 13 सीपीसी में दिया गया है कि फॉरेन जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। व्हाट इज फॉरेन जजमेंट? फॉरेन जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट ने दी होती है, एंड फॉरेन कोर्ट क्या होता है? फॉरेन कोर्ट जो आउटसाइड द इंडिया इस्टेब्लिश होते हैं, इंडिया से बाहर के कोर्ट। हम इंडिया की बाहर की कंट्रीज को क्या कहते हैं? फॉरेन कंट्री में जाएंगे, हम तो फॉरेन कंट्री में जाएंगे। तो वैसे ही फॉरेन कंट्रीज में जो कोर्ट्स एस्टेब्लिश होते हैं उनको हम फॉरेन कोर्ट्स कह देते हैं, और फॉरेन कोर्ट्स के जजमेंट को हम फॉरेन जजमेंट कह देते हैं। अब फॉरेन जजमेंट को कहां पर चैलेंज किया जा सकता है? वैलिडिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट कैन बी चैलेंज, वो कहां पर उनको चैलेंज किया जा सकता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, इन अ सिविल कोर्ट ओनली, इन अ क्रिमिनल कोर्ट ओनली, इन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, नीदर इन सिविल नॉर इन क्रिमिनल कोर्ट। चलिए इसका आंसर कीजिए, सिविल में ही, क्रिमिनल में ही, सिर्फ सिविल और क्रिमिनल दोनों में, या फिर नीदर इन सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, एंड पोर्शन भी पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंडर सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी पूछा है, सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी पूछा है क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फॉरेन जजमेंट की वैलिडिटी को कहां पर चैलेंज किया जा सकता है बताइए? सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में, दोनों में, या फिर दोनों में ही नहीं? चलिए ए बी सी डी। अनुषा का आंसर है बोथ। अनुषा मैंने आपको पहले भी बोला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 13 ऑफ किसका? सीपीसी का। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, अब आंसर कीजिए। क्वेश्चन मैंने आपको हिंट भी दे दिया, अब आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? सैम कह रहे हैं डी, सिविल में भी नहीं, क्रिमिनल में नहीं। सैम कह रहे हैं कि हम फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करेंगे ही नहीं, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज ही नहीं करेंगे, हम मान लेंगे फॉरेन। अब भाई फॉरेन कोर्ट ने दिया है, वैसे भी इंडियंस का कुछ रहता है, ये हमारे मन में रहता है कि फॉरेन कंट्रीज जो हैं वो बहुत सही हैं, फॉरेन में जाना है। तो सैम को लगता है कि सैम सोच रहे होंगे कि फॉरेन जजमेंट भी सही होगी, उनकी वैलिडिटी को क्यों चैलेंज करना। तो ना उनको सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, ना उनको क्रिमिनल कोर्ट में कर सकते हैं।
सैम का आंसर डी। वैभव आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए। सैम कह रहे हैं मैम वेयर इट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। शुभम पुरी हेलो शुभम कैसे हो। बी ऑप्शन। मनीष पंडित कह रहे हैं ए। दीक्षा सेठी कह रही हैं इट्स डी। इसका आंसर हमारे पास जो आंसर करेक्ट आया है, जो भी आंसर करेक्ट, जो भी ए ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गाइस, बिकॉज क्वेश्चन देख लीजिए ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा है, और सेक्शन 13 सिविल प्रोसीजर कोड की बात, सीपीसी में क्या बात करता है कि फॉरेन जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है सिविल कोर्ट में जाकर। तो ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिमिनल कोर्ट नहीं, इन बोथ नहीं, और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर गाइस क्या होगा, जिन्होंने ए आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर जो है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, पार्टीज बाय देयर कंसेंट या फिर एग्रीमेंट, प्लेंटिफ डिफेंडेंट हमारी पार्टीज दो हैं जो हैं वो अपनी कंसेंट से क्या कर सकती हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या पूछता है, कैन कन्फर जुरिस्डिक्शन ऑन ए कोर्ट वेयर देयर इज नन इन लॉ, कैन आउस्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट वेयर देयर इज वन इन लॉ, कैन आउस्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ऑफ द कोर्ट्स when there are two courts simultaneously having jurisdiction in law, or all of the above। पार्टीज अगर अपनी कंसेंट से, क्या यहाँ पर जुरिस्डिक्शन की बात की गई है कि अपना सूट लेके कहाँ पर जा सकती हैं, किस कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी डिस्क्रिशन कर सकती हैं किसी केस में कि नहीं कर सकती, ये ऑप्शंस बात कर रहे हैं। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए मुझे, चलिए बताइए। पार्टीज ये किसी, अगर कोई कोर्ट है ही नहीं तो कन्फर कर सकती हैं कि हाँ जी इस कोर्ट में चल पड़ते हैं। ठीक है, किसी भी कोर्ट में। अब देखिए मुंबई का मुकदमा है, मुंबई के जुरिस्डिक्शन में कोई मुकदमा आना चाहिए, और अब वहां पर देखिए नेहापुरी हेलो हेलो कैसे हो। शुभम का भी आंसर आया है डी, कोमल का आंसर आया है बी, दीक्षा का आंसर आया है डी। ठीक है, चलिए और आंसर कीजिए मुझे। प्रफुल्ल आंसर कर रहे हैं सी, कोमल आंसर कर रही हैं बी। देखिए जो इसका आंसर है, सबसे पहले इसका आंसर, चलिए हमारे पास आंसर आ गए हैं, तो इसका आंसर प्रफुल्ल, आपका आंसर इसका बिल्कुल ठीक बनता है सी ऑप्शन। देखिए अब जब हम, अब मुंबई की जुरिस्डिक्शन में कुछ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ आ गया सूट लेके, अब डिफेंडेंट भी आ गया, अब इन लोगों को कहाँ जाना है, किस कोर्ट में जाना है। अगर मुंबई की जुरिस्डिक्शन में, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, अगर दो कोर्ट्स हैं, ठीक है, कोर्ट ए कोर्ट बी, दो कोर्ट हैं, ठीक है, एक ही जुरिस्डिक्शन में, अब यहाँ पर पार्टी की डिस्क्रिशन हो जाती है कि या फिर वो कोर्ट ए में जाएं या फिर वो कोर्ट बी में जाएं, तो ये क्या होती है, पार्टी की डिस्क्रिशन होती है। मनीष पंडित सी कह रहे हैं, आस्था ठाकुर सी कह रही हैं, और कृतिका भी सी कह रही हैं। आप तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैन आउट द जुरिस्डिक्शन ऑफ वन ऑफ द कोर्ट्स वेयर देयर आर टू कोर्ट्स साइमल्टेनियसली हैविंग जुरिस्डिक्शन इन लॉ, दोनों की जुरिस्डिक्शन में आपका केस आ रहा था, दो कोर्ट्स आपके पास अवेलेबल थी, पार्टीज ने सोचा कि चलो जो थोड़ा सा घर के नजदीक है वहां पे चल जाते हैं, तो इस केस में पार्टीज की डिस्कशन चल सकती है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो भी आंसर सी कर रहे हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स, आपका सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले। What is next question is asking you? In every plaint under section 26 of CPC, facts should be proved by। अब section 26 CPC का कहता है कि facts को अगर prove करना है तो क्या होना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। oral evidence से ही prove हो जाएंगे क्या facts? affidavit देना पड़ेगा क्या, documents देने पड़ेंगे, या फिर oral evidence as well as documentary evidence से ही काम चल पड़ेगा। बताइए मुझे, इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। In every plaint under section 26 of CPC, facts should be proved by। facts को कैसे prove किया जा सकता है, pleading लेकर गए, plaintiff हमारे, plaintiff जो हैं, one second, देखिए plaintiff क्या गए, plaint लेकर चले गए, ठीक है, plaint लेकर चले गए। अब मुझे बताइए जो ये फैक्ट्स प्लेंट में लिखे गए हैं वो किसके द्वारा प्रूव हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा, ओरल एविडेंस के द्वारा, या फिर एफिडेविट लगेगा, या फिर ओरल एविडेंस एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। चलिए इसका आंसर कीजिए क्या होगा।
सबका आंसर बी आया है इसमें, कोमल का आंसर बी है, शुभम का आंसर बी है, दीक्षा का आंसर बी है, मनीष भी आंसर कर रहे हैं, सैम भी बी कर रही है और अनुषा ने भी एफिडेविट कहा है। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपका आंसर ये बिल्कुल ठीक है। जिसने प्रैक्टिस की होगी ना उनको तो बिल्कुल ही आंसर आता होगा, ठीक है। जो प्रैक्टिस नहीं भी करे, बट ये तो हमने बेसिक्स जब सीपीसी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, ये हमने पढ़ा होता है कि एफिडेविट लगाना जरूरी होता है। और जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता था कि ये एफिडेविट क्या चीज़ हो गई, ये कैसे लगाना होता है, क्या लिखा होता है इस चीज़ें। लेकिन जब ग्रेजुएशन अब कर ली है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है, इंटर्नशिप भी जब करते हैं तो सबकी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो एफिडेविट जो होगा इसका आंसर होगा, पहले तो आप एफिडेविट लगाएंगे, प्लेंट के पीछे एफिडेविट होता है, पार्टी ये मेंशन करती है कि सर जितनी भी बातें की गई है इस प्लेंट में सारी की सारी मुझे पता है, ठीक है। तो ये एफिडेविट लगता है, उसके बाद प्रोसीजर फिर आगे का चलेगा। तो पहले क्या है, एफिडेविट, जो इसका आंसर क्या होगा, इन एवरी प्लेंट अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी फैक्ट शुड बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। प्लेंट के साथ तो एफिडेविट लगेगी ही लगेगी स्टार्टिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Second appeal shall not lie from any decree as provided under section 102 of CPC when the subject matter of the original suit is for recovery of money. है कि सर आप सेकेंड अपील में नहीं जा सकते अगर आपका सब्जेक्ट मैटर जो है सूट का सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए प्रॉपर्टी है, तो सेकंड अपील में आप नहीं जा सकते। किस सेक्शन में बात की गई है, सेक्शन 102 में बात की गई है। और वो मुझे अब अमाउंट बता दीजिए, क्या अमाउंट होगा, वो 10,000 होगा, 25,000 होगा, 50,000 होगा या फिर 1 लाख रुपीज होगा। चलिए मुझे जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्या आंसर होगा इसका। सेकंड अपील में आप नहीं जा सकते अगर जो आपकी सब्जेक्ट मैटर है उसका अमाउंट इतना, इन जो वैल्यूज दी गई हैं इनसे एक्सीड नहीं हो रहा है। तो चलिए मुझे बताइए इसका आंसर कीजिए। राघव का आंसर है बी, शुभम का भी आंसर है बी, कोमल कह रही है सी, दीक्षा भी कह रही है बी और वैभव भी कह रहे हैं मैम 25K। तो बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ही बनता है, ठीक है। सैम भी कह रहे हैं बी, बिल्कुल 25,000 से अब ये भी तो इसका आंसर जो है बी बनता है, ठीक है। अब एक लॉजिकल सेंस में अभी आप अगर देखेंगे तो एक कीमत, किसी प्रॉपर्टी की कीमत 25,000 रुपए है। आप एक बार आप सूट में लेके गए, आपने कोर्ट में लेके गए, आप सूट में गए, उसके बाद आपने फर्स्ट अपील भी कर दी, ओके। सेकंड अपील में जब आप जा रहे हो आपको और खर्चे कितने हो जाएंगे, एडवोकेट्स को आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, इसी चक्कर 25,000 से तो वैसे ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक जनरल सेंस की बात है कि भाई कोर्ट ने भी बोला है कि 25,000 से आगे वाली को मत लेकर आओ अपील में, ठीक है, सेकंड अपील में। पर गाइस सेकंड अपील में तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। वैभव कह रहे हैं मैम आप सारफेसी एक्ट पर एक सेशन ले सकते हो क्या। वैभव सारफेसी एक्ट की हमने वीडियो बना रखी है, आप अगर जाके ये IBPS SO वाली प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सारफेसी एक्ट की 2 वीडियोस बना के रखी हैं, MCQ सेशन है और फर्स्ट वीडियो में तो प्रॉपर सारफेसी एक्ट बताया गया है कि कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। आप सैम से पूछ सकते हैं, सैम को सारफेसी एक्ट में बहुत ज़्यादा मैंने ऑप्शन में लिया था, तो सारफेसी एक्ट की वैसे वीडियो बना रखी है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ डिक्री टू कोर्ट इन अनदर स्टेट इन द सीपीसी। सीपीसी में किस सेक्शन में ये बात की गई है कि अगर आपको ट्रांसफर करवानी हो डिक्री को, ठीक है, ए स्टेट से बी स्टेट में एग्जीक्यूट करवानी हो डिक्री को, और कोर्ट को भी लगता है रीजनेबल रीजंस दिए जाते हैं प्रॉपर कि सर मुझे ये एग्जीक्यूट किसी और स्टेट में करवानी है, तो ये किस सेक्शन में बात दी गई है। सेक्शन 40 में कहा गया है, 36 में कहा गया है, 39 में कहा गया है या फिर 52 में कहा गया है। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, चलिए मुझे बताइए। क्या होगा इसका आंसर। Why you didn't take class yesterday? अनुषा मैंने आपको बताया तो कल जो पिछला दिन होता है ट्यूसडे होता है, उस दिन हमारा हॉलीडे रहता है, तो उस दिन हमारा लाइव सेशन नहीं हो पाता, इसलिए मैम आप बहुत अच्छे से समझाते हो नेहापुरी, थैंक यू सो मच। चलिए मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए, किस सेक्शन में ये बात की गई है कि अगर डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ट्रांसफर ऑफ डिक्री की बात की गई है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, किस सेक्शन में बात की गई है।
नेहा कह रही है सेक्शन 39, कोमल भी कह रही है सी, दीक्षा भी कह रही है सी, और शुभम भी कह रहे हैं सी। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोग कह रहे हो, सी कह रहे हो 39? नहीं, सी ऑप्शन नहीं आया। इसका आंसर सेक्शन 40 होगा। सेक्शन 40 दैट इज ए, हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो इसका आंसर बनता है। सेक्शन 14 में ये बात की गई है सीपीसी के कि ट्रांसफर ऑफ डिक्री अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करवानी हो तो किस सेक्शन में बात की गई है? सेक्शन 40 में बात की गई है। डोंट नो मैम, सॉरी, इट्स ओके। राघव ने मैसेज डिलीट करके ये ऑप्शन कर दिया। राघव बिल्कुल आप टाइम पर आपने बात मान ली। ठीक है, ए ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा। ठीक है, अनुषा भी कह रही है सेक्शन 39, सेक्शन 39 नहीं होगा। इसका आंसर जो बच्चे होगा वो 40 होगा। सेक्शन 40 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? Which of the following are the fundamental rules of pleading as set forth under Order 6 Rule 2? Order 6 Rules 2 CPC का हमारे क्या कहता है? एक फंडामेंटल रूल्स उसने प्रिस्क्राइब कर दिए हैं प्लीडिंग्स के रिगार्डिंग। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्या कहती है। एवरी प्लीडिंग मस्ट स्टेट फैक्ट्स एंड नॉट लॉ। फैक्ट्स, प्लीडिंग में तो फैक्ट्स आप बताइए कि मेरे साथ उस दिन ये हुआ, 20 जनवरी को मेरे साथ ये हुआ, 21 जनवरी को मेरे साथ ये हुआ, यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। फैक्ट्स बताइए, ये मेरे साथ इसने झगड़ा किया, ये उस टाइम, मतलब जो रेलेवेंट होंगे। ऐसा नहीं हवा में बातें नहीं करनी। सेकंड यही कहता है इट मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर दे, अनरिलेटेड अनरेलेवेंट बातें नहीं करनी है आपने प्लीडिंग्स में। ठीक है, या फिर इट मस्ट स्टेट ओनली द फैक्ट्स, सिर्फ फैक्ट्स ही बताएगा। ठीक है, इट मस्ट स्टेट सच फैक्ट्स इन कॉन्शियस कंसाइज फॉर्म्स। कंसाइज फॉर्म में आपके फैक्ट्स होने चाहिए, ये बात करता है। इट मस्ट स्टेट ओनली द फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस, एंड नॉट एविडेंस कर दीजिए यहां पर साथ में। ठीक है, एंड नॉट एविडेंस कर दीजिए साथ में, एंड नॉट एविडेंस। चलिए, चारों में से बताइए। अब ऑप्शन कहती है कि ए ऑप्शन क्या कहती है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ही करेक्ट होगा। बी ऑप्शन कहती है कि थर्ड और फोर्थ ही करेक्ट होगा। सी ऑप्शन कहती है सेकंड और फोर्थ कर दीजिए, फोर्थ ही करेक्ट होगा। और डी ऑप्शन कहती है ऑल ऑफ द अबव। चलिए, मुझे जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रफुल्ल भी कह रहे हैं डी, सैम भी कह रहे हैं डी, वैभव भी कह रहे हैं डी। डी ऑप्शन, सैम ने 3 बार डी ऑप्शन कह दिया। सैम इस समय इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा करेक्ट। सैम कह रहे हैं कि लॉक कर दो मैम, जैसे भी हो जल्दी से लॉक कीजिए। राघव भी डी कह रहे हैं, कोमल सी कह रही हैं, दीक्षा भी डी कह रही हैं। तो चलो, अब ये तो मेजॉरिटी वाला केस हो गया ना। मेजॉरिटी अब जो बोलेगी हम उसके साथ चलेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी यहाँ पे कह रही है डी, तो हम डी के साथ ही चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? शुभम भी कह रहे हैं ऑल। जी बिल्कुल, इसका जो आंसर होगा वो डी। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, जो इसका आंसर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज इसका आंसर बन जाएगा। ये सारी की सारी ही बातें प्लीडिंग्स में होनी चाहिए। फैक्ट स्टेट करने, लॉ तो बाद में आप स्टेट करोगे, अभी प्लीडिंग्स में आप फैक्ट बताइए। अभी जज को ये तो बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स, अनरेलेवेंट बातें नहीं करनी है। ठीक है, फिर बोला है कि फैक्ट्स ही बताने। एविडेंस तो एविडेंस वाली स्टेज में बता देना, जब ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब भी देने होंगे उस टाइम बता दीजिएगा। ठीक है, और कंसाइज फॉर्म में होने हैं। बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। कंसाइज फॉर्म में आपकी प्लीडिंग्स होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो बन जाता है वो डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सर्विस ऑफ समन्स वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट इन द सीपीसी। डिफेंडेंट कहां रिजाइड कर रहा है? किसी और कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रिजाइड कर रहा है। तो अब बताइए कि कौन सा जो ऑर्डर है वो इस बात पर डील करता है कि अब उसको सर्विस ऑफ समन्स किस अकॉर्डिंग दिया जाए। जब डिफेंडेंट कहां अराइज कर रहा होगा? हमारा डिफेंडेंट किसी अनदर स्टेट में, मतलब अनदर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में, अनदर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में रिजाइड कर रहा होगा। तो किस अकॉर्डिंग उसको समन्स भिजवाने हैं
वो किस ऑर्डर में बात की गई है? इज इट ऑर्डर 7 रूल 14, इज इट ऑर्डर 9 रूल 12, इज इट ऑर्डर 5 रूल 21 और इज इट ऑर्डर 10 रूल 8? ए बी सी डी में से जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब के सब आंसर बहुत बिल्कुल करेक्ट देंगे। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। नेहा कह रही हैं सी, शुभम कह रहे हैं बी और प्रफुल्ल कह रहे हैं सी। और चलिए मुझे जल्दी से इसका, अरविंद कह रहे हैं ए, राघव कह रहे हैं सी। ऑप्शंस में काफी डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिखने को मिल रही है। ए बी सी सब ने, मतलब अरविंद कह रहे हैं ए, राघव कह रहे हैं सी, सैम भी कह रहे हैं ए। बताइए किसकी बात माना जाए, बताइए। दीक्षा भी कह रही हैं ई, ए सॉरी ए। चलिए मुझे और आंसर्स का वेट है, अगर कोई और आंसर करेगा तो हम इसका आंसर आपको बता देंगे कि इसका आंसर क्या बनता है। कोमल भी कह रहे हैं ए, कोमल भी कह रही हैं ए। मेजॉरिटी ए की साइड हो गई है। सी 3 लोगों ने आंसर किया। कृतिका भी कह रही हैं ए। तो इसका आंसर गाइस जिन्होंने ए ऑप्शन किया है आप सबको मिलता है, गलत आंसर है आपका। ए इसका आंसर नहीं होगा। जिन्होंने सी ऑप्शन इसका आंसर किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन, दैट इज ऑर्डर 5 रूल 21। ऑर्डर 5 रूल 21 में बात की गई है कि अगर डिफेंडेंट किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होगा तो उसको किस अकॉर्डिंग समन्स भेजे जाएंगे, सर्विस ऑफ समन कब होगी। तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है सी ऑप्शन गाइस। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए तो आज का सेशन कंप्लीट किया जाए। देखिए क्या लिखा है, अच्छा ये भी आपको बता देती हूँ। सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रेजाइड विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, जो किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में होता है। ठीक है, तो अ समन्स में सेंट बाय द कोर्ट बाय विच इट इज इशूड वेदर विद इन और विदाउट स्टेट ईदर बाय वन ऑफ इट्स ऑफिसर्स और बाय पोस्ट टू एनी कोर्ट। चाहे वो अपना कोई ऑफिसर भेज देगी, चाहे वो वाया पोस्ट भेज देगी। ठीक है, नॉट बीइंग द हाई कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द प्लेस वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड, जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड होगा, जहां पर रह रहा होगा, वाया पोस्ट भेज देगी या फिर वाया ऑफिसर भेज देगी, अपना ऑफिसर भेज देगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, काफ़ी अच्छा सेशन था। आज हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मतलब सबसे ज़्यादा लोग आज के सेशन में हमारे पास जुड़े हैं। सीपीसी में, वो भी सिविल प्रोसीजर कोड में भी लोग, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीपीसी को बहुत ऐसा मानते हैं कि बोरिंग है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, ऑर्डर्स हैं, सेक्शंस हैं, लेकिन सीपीसी के लेक्चर में आज काफ़ी लोग जुड़े। कल भी आप ऐसे ही जुड़िएगा। ठीक है, कल हम खत्म कर देंगे सीपीसी को, उसके बाद नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होंगे। वैभव आपको सार्फिसी एक्ट की मिल जाएगा। और चलिए सी यू, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। कोमल बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू मैम फॉर दिस इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू दीक्षा, थैंक यू सो मच आप लोगों को भी। चलिए गाइज, थैंक यू सो मच और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।